हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? विटामिन B6 को। विटामिन B6 अर्थात पैराडॉक्सिन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन अर्थात पेरिडॉक्सिन। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं पॉल ग्योर्गी। कौन है? पॉल ग्योर्गी। इसको हम देखते हैं, इसके उपनाम कौन कौन से हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? देखिए, एडरमिन किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B6 को एडरमिन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? रेट एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। क्या कहते हैं? एडरमिन कहा जाता है और रेट एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। आगे देखते हैं पॉइंट्स क्या हैं इसमें। देखिए, पहला पॉइंट है, यह चूहों में होने वाले चर्म रोग को ठीक करता है। विटामिन B6 जो होता है, क्या होता है? चूहों में होने वाले चर्म रोग को ठीक करता है। यह जल एल्कोहल में घुलनशील है तथा सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से नष्ट हो जाता है। किससे नष्ट हो जाता है? सूर्य की वायलेट किरणों से। जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं सूर्य से, उसके संपर्क में आने पर विटामिन B6 नष्ट हो जाता है और जल और एल्कोहल में घुलनशील है। इसके 3 रूप हैं। किसके? विटामिन B6 के 3 रूप हैं। विटामिन B6 के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं, 1, 2, 3। पहला क्या है? पेरिडॉक्सिन है। दूसरा पेरिडॉक्सोल है। तीसरा क्या है? पेरिडोक्सामीन है। इसके कार्य देख लीजिए। विटामिन B6 के कार्य क्या हैं? तो इसके कार्य हैं, विटामिन B6 का सक्रिय रूप पेरिडॉक्सोल फास्फेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन B6 का सक्रिय रूप क्या है? पेरिडॉक्सोल फास्फेट। नेक्स्ट है, RBC की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। क्या करता है? RBC की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह हीमोग्लोबिन व एंटीबॉडी तैयार करने में सहायक है। हीमोग्लोबिन व एंटीबॉडी तैयार करने में सहायक है। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल के चयापचय में सहायक है। किसके चयापचय में सहायक है? अमीनो एसिड अर्थात प्रोटीन के चयापचय में भी सहायता करता है। यह शरीर में सह एंजाइम अर्थात कोएंजाइम जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा, कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम वह होता है जो एंजाइम की अनुपस्थिति में उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है, ताकि हमारी बॉडी सही तरीके से चयापचय क्रिया को कर सके। तो देखिए, शरीर में यह सह एंजाइम अर्थात कोएंजाइम के रूप में अनेक अमीनो अम्लों आर्जिनिन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड आदि के संश्लेषण, अपघटन और स्थानांतरण में सहायता करता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? विटामिन B6 अर्थात पैराडॉक्सिन जो होता है, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने का कार्य करता है। वसा के संश्लेषण, चयापचय में भी मदद करता है। हिस्टाडीन को हिस्टामिन में और टायरोसिन को टायरामिन में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? हिस्टाडीन को हिस्टामिन में बदलता है और टायरोसिन को टायरामिन में बदलता है। नेक्स्ट है, फोलिक एसिड के उपापचय में सहायक एंजाइम्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जो एंजाइम फोलिक एसिड का पाचन करते हैं, उनके निर्माण में भी सहायता करता है। क्या? विटामिन B6। यह थायरॉक्सिन अर्थात थायराइड से निकलने वाली हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन। या थायरॉक्सिन एड्रिनल इंसुलिन हार्मोन के नियमन में सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से क्या होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि विटामिन B6 की कमी से क्या होता है। देखिए, पहला क्या है? एक्रोडीनिया। एक्रोडीनिया क्या है? एक्रोडीनिया क्या है? त्वचा संबंधी रोग है। इसे पिंक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पिंक रोग भी कहते हैं। गुलाबी रोग, पिंक रोग। क्या कहते हैं? पिंक रोग कहते हैं, जिसे गुलाबी रोग कहते हैं। इसमें इसके लक्षण क्या क्या हैं? भूख ना लगना है। इसमें और भी लक्षण है, जैसे हाई BP हो जाना है, और क्या कहते हैं, भूख ना लगना, चक्कर आना, ये सब इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया।
देखिए पूछा जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया में RBC प्रभावित होती है। क्या? रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होती हैं। इसका आकार जो है छोटा हो जाता है। मांसपेशियों की शक्तिहीनता होती है, शरीर का वजन कम हो जाता है, शरीर की शक्ति की कमी हो जाती है और कमजोरी होने लगती है। आगे देखते हैं। देखिए अब आता है इसके स्रोत अर्थात इसके कौन कौन से कहाँ से हमको विटामिन B6 प्राप्त होता है, तो मांस से प्राप्त होता है। सूखा खमीर हो गया, गेहूं के अंकुर हो गए, चना, दाल, दूध, अंडा आदि से प्राप्त होने वाला स्रोत है। क्या होता है? मांस, सूखा खमीर, गेहूं के अंकुर, चना, दूध, अंडा, मांस आदि में विटामिन B6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अभिशोषण देख लीजिए। अभिशोषण कहाँ होता है? विटामिन B6 जेजुनम तथा रक्त में अभिशोषित होता है। क्या होता है? जेजुनम क्या है? छोटी आंत का एक पार्ट है जहाँ पर विटामिन B6 अभिशोषित होता है। और देखिए वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन बी का संग्रह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कुछ दिनों के लिए जैसे 8 सप्ताह तक उपयोग में आने लायक मात्रा में विटामिन B6 को संग्रहित कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विसर्जन कैसे होता है? मूत्र द्वारा होता है। विटामिन B6 समाप्त होता है। इसमें से कुछ ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं बस, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और एक्रोडीनिया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट विटामिन को हम पढ़ते हैं। देखते हैं अगले विटामिन को, विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम क्या है? जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। देखिए विटामिन B7 को और क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। बायोटीन का नामकरण किसने किया था? विटामिन B7 का नाम बायोटीन किसने रखा था? तो कोगेल और टोनिस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोटीन का नामकरण किया था। देखिए इसके उपनाम भी हैं। इसका उपनाम है क्या? विटामिन H। इसे विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? विटामिन H भी कहा जाता है, जिसका नामकरण किसने किया? जॉर्जी ने। कब किया? 1931 में जॉर्जी जो थे उन्होंने विटामिन B7 अर्थात बायोटीन को विटामिन H नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसके स्रोत क्या हैं? इसके स्रोत विटामिन B7 अर्थात बायोटीन कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो यकृत से प्राप्त होता है, खमीर से, कच्चे अंडे की जर्दी में होता है, दूध, पनीर, मछली, अनाज की ऊपरी परत, गेहूं के अंकुर आदि में विटामिन B7 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व को एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर कहा गया है। क्या कहा गया है? जो इन भोज्य पदार्थों में तत्व पाए जाते हैं उन्हें एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर कहा जाता है। चलिए विशेषता क्या है विटामिन B7 की? यह जल व एल्कोहल में घुलनशील है। किसमें? जल व एल्कोहल में घुलनशील है, परंतु ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि में अघुलनशील है। किसमें अघुलनशील है? ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि में अघुलनशील है। यह ठंडे जल में कम घुलनशील व गर्म जल में पूर्णतः घुलनशील है। आगे देखते हैं इसके कार्य क्या क्या हैं। इसके कार्य हैं, विटामिन B7 जो है उसका क्या काम है? चर्म रोग के उपचार में सहायक है, कार्पस साइकिल को सही कर रखने में सहायक है। किसको? कार्पस साइकिल को सही रखने में सहायक है। विटामिन B12, B9, B5 की उपयोगिता बढ़ाने में भी इसकी भूमिका है। कुछ जीवाणु तथा ईस्ट की वृद्धि के लिए भी अनिवार्य है। क्या? विटामिन B7। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी का प्रभाव है कि त्वचा रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है, शुष्क हो जाती है, चमकहीन हो जाती है। क्या होता है? त्वचा रूखी, शुष्क, बेजान, चमकहीन हो जाती है, त्वचा की ऊपरी परत झड़ने लगती है, चक्कर आता है, थकान हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द भी होने लगता है। देखिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए कच्चे अंडे में एविडीन क्या होता है? एविडीन क्या है? एक प्रोटीन है। एविडीन क्या है? क्षारीय प्रोटीन है। एविडीन क्या है? अंडे की क्षारीय प्रोटीन है जो अंडे में, कच्चे अंडे में पाया जाता है, जो कि अंडे में पाए जाने वाले बायोटीन को नष्ट कर देता है। जो एविडीन होता है अंडे में पाया जाता है वो
अंडे में पाए जाने वाले बायोटिन को नष्ट कर देता है। अतः जो लोग अंडे का अत्यधिक सेवन करते हैं उसमें बायोटिन की कमी देखी जाती है। क्या होता है? जो लोग अत्यधिक अंडे का सेवन करते हैं उसमें बायोटिन की कमी देखी जाती है। कृत्रिम दूध का सेवन करने वाले को भी बायोटिन की कमी देखी जाती है। अत्यधिक मदिरापान आंतों में बायोटिन उत्पादित करने वाले जीवाणुओं के नष्ट होने पर भी बायोटिन की कमी देखी जाती है। देखिए, इससे क्या होता है, इसकी कमी का प्रभाव क्या है? इसकी कमी से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेन पॉइंट ये है कि SID क्या है? SID अर्थात सडन इन्फेंट डेथ किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो है विटामिन B7 अर्थात बायोटिन की कमी से। इसे क्या कहते हैं? क्राइब डेथ भी कहते हैं अर्थात पालने में मृत्यु भी कहा जाता है। कॉट डेथ अर्थात चारपाई पर मृत्यु भी कहा जाता है। यह किस वर्ष की उम्र बच्चों में देखी जाती है? तो 0 से 1 साल की आयु के बच्चों में देखा जाता है। क्या? सडन इन्फेंट डेथ। इसका अवशोषण देख लीजिए। अवशोषण क्या है? छोटी आंत में होता है, संग्रह नहीं होता है, उत्सर्जन मूत्र के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B7 खत्म होता है। विटामिन B7 के बाद हम फोलिक एसिड अर्थात विटामिन B9 को पढ़ेंगे। तो देखिए, विटामिन B9 क्या है? विटामिन B9 जिसे हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसके उपनाम भी हैं। क्या है? फोलेसिन है, विटामिन B9 है, विटामिन BC है, फोलेट है, विटामिन Bm भी कहा जाता है इसे, अल्फा विटामिन सेकंड भी कहा जाता है, टेराइल ग्लूटामिक एसिड भी कहा जाता है, टेराइल ग्लूटामिक एसिड भी कहा जाता है। किसको? विटामिन B9 को अर्थात फोलिक एसिड को। इसका देखिए, प्रारंभ में इसे फोलेसिन, टेराइल ग्लूटामिक एसिड, विटामिन BC, विटामिन एम, अल्फा विटामिन सेकंड कहा जाता था। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड, लैक्टोबैसिलस केसी, देखिए लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर तथा फोलेसिन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? फोलिक एसिड, लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर, फोलेसिन के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आर फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आर फैक्टर भी कहा जाता है। इसकी विशेषता को देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है विटामिन B9 की? विटामिन B9 की विशेषता है यह पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। क्या होता है? पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। ताप के प्रति स्थिर रहता है, जल में अल्प घुलनशील है, सोडियम लवण में घुलनशील है, यकृत पालक में इसकी मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? यकृत और पालक में विटामिन B9 की अर्थात फोलिक एसिड की मात्रा पालक और यकृत में अधिक होती है। अब देख लेते हैं फोलिक एसिड के कार्य अर्थात विटामिन B9 के कार्य। RBC की परिपक्वता के लिए फोलिक एसिड आवश्यक है। RBC अर्थात रेड ब्लड कार्पसेल्स अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जो होता है फोलिक एसिड अत्यंत आवश्यक है। फोलिक अम्प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स के चयापचय का काम करता है। फोलिक एसिड के शरीर में रक्त की पाइरीफायरिंग रिंग बनाने में सहायता करता है, जिससे रक्त में हीमोग्लोबिन का अणु बनता है। फोलिक एसिड शरीर में विभिन्न जैविक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट है, न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। फोलिक एसिड विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा में RBC के निर्माण में सहायता करता है। क्या करता है? फोलिक एसिड विटामिन B9 जो होता है वो विटामिन B12 के साथ मिलकर के अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण करने में सहायता करता है। RBC की परिपक्वता के लिए न्यूक्लियो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखिए, फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12 बराबर किसका निर्माण हुआ? RBC का निर्माण हो गया। उसके बाद इसके और भी कार्य हैं। DNA के निर्माण में सहायक है। फोलिक एसिड सिट्रोबोरम, ल्यूकोबोरिन तथा न्यूकोबोरन कारक के रूप में कैंसर थेरेपी के प्रयोग में आता है। फोलिक एसिड किसके प्रयोग में आता है? कैंसर थेरेपी के प्रयोग में भी आता है। फोलिक एसिड हिस्टाडीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल के चयापचय में भी सहायक है। यह लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर नाम के जीवाणु के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? फोलिक एसिड लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर नामक जीवाणु के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए, फोलिक एसिड के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? फोलिक एसिड को दो प्रकार हैं। कौन कौन से? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, दूसरा संयुग्मी फोलिक एसिड।
टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को क्या कहते हैं? इसे स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वतंत्र फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह अब देखिए दूसरा क्या है? संयुग्मी फोलिक एसिड है। तो संयुग्मी फोलिक एसिड जो होता है, यह फोलिक एसिड ग्लूटानिक एसिड के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रहता है, इसलिए इसे कंजुगेट फोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुगेट फोलिक एसिड। देखिए टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, दूसरा ग्लूटानिक एसिड, दोनों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? कंजुगेट फोलिक एसिड का। अब देखिए फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? फोलिक एसिड की कमी से महालोहित अरक्तता अर्थात मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या हो जाता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। आरबीसी मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? इसके लक्षण क्या हैं? आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है और निर्माण कम हो जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। यह विशेषता किसमें होता है? गर्भवती माताओं और शिशुओं में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? गर्भवती माताओं और शिशुओं में देखा जाता है विटामिन B12 की कमी। नेक्स्ट देखते हैं एनटीडी। एनटीडी क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। एनटीडी क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इसकी कमी से अर्थात विटामिन B12 की कमी से बच्चों में एनटीडी हो जाता है। क्या हो जाता है? एनटीडी हो जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। इसमें गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है। क्या होता है? गर्भस्थ शिशु जो होता है, गर्भ में पल रहा शिशु जो होता है, उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों प्रभावित होता है। या गर्भावस्था के प्रथम माह में ही हो जाता है। देखिए इसीलिए तो जो है गर्भावस्था के पहले ही महीने में जब लेडीज़ डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो पहले 3 महीने फोलिक एसिड की टैबलेट खाने को सलाह देती हैं, ताकि बच्चे में ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड संबंधित बीमारी ना होने पाए। देखिए आगे क्या है? इसमें स्पाइना बिफिडा वाला एनटीडी सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? स्पाइना बिफिडा एनटीडी। अब देखते हैं इसके आगे क्या काम है। इसका अवशोषण इसकी कमी से क्या होता है? देखिए विटामिन B12 की कमी से क्या क्या हुआ? एनटीडी हो गया और महालोहित अरक्तता अर्थात मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। तीसरा क्या है? अवशोषण क्रिया धीमी हो जाती है। क्या हो जाता है? अवशोषण क्रिया धीमी हो जाती है, जीभ पर छाले हो जाते हैं, पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। आगे देखते हैं इसकी अधिकता से क्या होता है। इसकी अधिकता से फोलिक एसिड की अधिकता से शरीर में विषाक्तता हो जाती है। इसके प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं? प्राप्ति के स्रोत में सूखा खमीर, यकृत, अंडा, दाल, हरी सब्जी आदि साबुत अनाज भी है। चलिए अवशोषण क्या है? अवशोषण कहाँ होता है? जेजुनम से रक्त में अवशोषित हो जाता है। किससे हो जाता है? जेजुनम से रक्त में अवशोषित हो जाता है। उत्सर्जन क्या किसके द्वारा होता है? इसका मल के द्वारा होता है। देखिए अभी तक हमने विटामिन B1, 2, 3, 5, 6 और 7 तक पढ़ा। उनका सबका उत्सर्जन किससे होता था? मूत्र के माध्यम से होता था। लेकिन यहाँ पर विटामिन B9 जो है सॉरी हम बीच बीच में विटामिन B12 बोलते चले गए। जो विटामिन B9 है इसका उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो इसका उत्सर्जन जो है मल द्वारा होता है। देखिए फोलिक एसिड जो है, अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए फोलिक एसिड की कमी को क्या कहते हैं? फोलिक एसिड की कमी एमिनोप्टोरिन नामक एंटागोनिस्ट की उपस्थिति से होता है, जो विटामिन C द्वारा फोलिक एसिड को रिड्यूस फॉर्म में होने वाली क्रिया में बाधा डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे की कमी से फोलिक एसिड का चयापचय नहीं हो पाता है। देखिए जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो फोलिक एसिड का भी चयापचय नहीं हो पाता है, इसलिए दोनों को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए रेड्यूस फॉर्म क्या होता है? रेड्यूस फॉर्म देख लीजिए, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का छूटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? रिड्यूस्ड फॉर्म कहलाता है। चलिए यहाँ पे विटामिन B9 भी समाप्त होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे विटामिन B12 के बारे में। देखते हैं अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। क्या है? साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 की खोज किसने की थी? विटामिन B12 की खोज की है 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? रिक्स के द्वारा
इसकी खोज की गई थी। किसकी? विटामिन B12 की। रिक्स कौन थे? ये अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। कौन है? अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। इसकी खोज परनीशियस एनीमिया के निदान को ढूंढते समय हुई थी। किसके समय हुई थी? परनीशियस एनीमिया के निदान के ढूंढते समय हुई थी। आगे देखते हैं उपनाम इसके हैं। उपनाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसे जो है इन एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ केस्टल, क्या? एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ केस्टल भी कहते हैं, कोबालमिन भी कहते हैं, साइनोकोबालमिन भी कहते हैं, एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर भी कहा जाता है। इसके स्रोत को देख लीजिए। जो विटामिन B12 होता है अर्थात साइनोकोबालमिन जो होता है वो केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। यह वनस्पति भोज्य पदार्थों में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यह हमें किससे प्राप्त होता है? तो यह हमें केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों से मिलता है, जैसे कि दूध, दही हो गया और क्या कहते हैं मांस, मछली, अंडे आदि में ये पाया जाता है। जो व्यक्ति केवल वनस्पति भोज्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी मुख्यतः देखी जाती है। इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो ये जो है विटामिन B12 जो है गंधहीन, स्वादहीन तथा गहरे लाल रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। क्या है? गहरे लाल रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। यह जल में कम घुलनशील है। सर्वाधिक जटिल अणु वाला यौगिक है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। देखिए यह एक ऐसा विटामिन है जिसमें एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना परसेंट होता है इसमें? तो 4 से 5% कोबाल्ट मिला होता है। सल्फर क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसका अणुभार कितना है? 1355 होता है इसका अणुभार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मिनोट और मर्फी को 1934 में इस विटामिन की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया। मिनोट और मर्फी जो थे इन्होंने किसके साथ? जो इसके खोज करता है रिक्स के साथ इन्होंने काम किया था, जिसके संबंध में इनको मिनोट और मर्फी को 1934 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए इसके कार्य को देख लेते हैं। इसके कार्य क्या हैं? RBC की परिपक्वता में सहायक है। RBC अर्थात रेड ब्लड कार्पेसल्स इसकी परिपक्वता में सहायक है। अस्थिमज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। DNA के निर्माण में सहायक है। कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। मिथियोनिन कोलिन एमिनो एसिड के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। आगे क्या है? फोलिक एसिड के चयापचय में भी सहायक है। किसके चयापचय में? जो अभी हमने पढ़ा ऊपर विटामिन B9 अर्थात फोलिक एसिड के चयापचय में भी सहायक होता है। जब रक्त में RBC की संख्या 1.5 से 2.5 मिलियन पर mm³ हो जाती है तो इसकी कमी प्रदर्शित होती है, जिससे रक्त सीरम में पित्त को रंग प्रदान करने वाला पित्तवर्धक अर्थात बिलिरुबिन, जो हमारे रक्त को पीला रंग प्रदान करता है वो क्या है? बिलिरुबिन है, वो अधिक हो जाता है। साथ ही हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात रक्त जो है येलो कलर का होने लगता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रक्त का रंग लाल कम हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए एक सामान्य व्यक्ति में पुरुष है तो उसमें 4.7 से 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर होता है। क्या होता है? 4.7 से 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। महिला है तो महिला में क्या होता है? 4.2 से 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर होता है। विटामिन B12 क्या होता है? विटामिन B12 जो है भूख को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कमी से क्या होता है। तो इसकी कमी से देखिए इसकी कमी से विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? परनीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? परनीशियस एनीमिया हो जाता है। परनीशियस एनीमिया के उपनाम क्या हैं? परनीशियस एनीमिया के उपनाम क्या हैं? देखिए हानिकारक एनीमिया भी कहते हैं इसको, घातक एनीमिया भी कहते हैं, एडिशंस एनीमिया भी कहते हैं और वेरमर्स एनीमिया भी कहते हैं। एडिशन वेरमर्स एनीमिया भी कहा जाता है। परनीशियस एनीमिया को क्या क्या कहा जाता है? तो परनीशियस एनीमिया को हानिकारक एनीमिया कहते हैं, घातक एनीमिया कहते हैं, एडिशन एनीमिया कहते हैं, वेरमर्स एनीमिया कहते हैं। एडिशन वेरमर्स एनीमिया कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे इसके लक्षण देख लेते हैं परनीशियस एनीमिया के। तो इसमें क्या होता है? देखिए RBC की संख्या कम और परिपक्वता में भी कमी हो जाती है। देखिए परनीशियस एनीमिया जब होता है तो RBC की संख्या कम हो जाती है, भूख में भी कमी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है, मानसिक तनाव होने लगता है, अस्थिमज्जा में भी परिवर्तन होता है।
त्वचा में भी परिवर्तन होता है, अर्थात त्वचा पीली पड़ जाती है, रूखी हो जाती है, नाड़ियों में विकार उत्पन्न होने लगता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अर्थात कितना हो जाती है, देखिए हीमोग्लोबिन, जिस व्यक्ति को परनीशियस एनीमिया हो जाता है उस व्यक्ति में 8 से 9 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन की मात्रा हो जाती है। इसकी अधिकता से क्या होता है, तो इसकी अधिकता से विषाक्तता हो जाती है। इसका अभिशोषण देख लीजिए। अभिशोषण जो होता है, विटामिन B12 का अभिशोषण लगभग 2-3 घंटे लगता है। किसके, विटामिन B12 के अवशोषण में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाता है आराम से। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए आंत में विटामिन B12 के अभिशोषण हेतु एक आवश्यक तत्व है जिसे आई फैक्टर कहते हैं, अर्थात इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। यह अमाशय से स्रावित होता है। आई फैक्टर कहाँ से स्रावित होता है, तो यह अमाशय से स्रावित होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो आई फैक्टर है कि लगातार प्रभाव से प्रतिदिन 2.3 से 3 माइक्रोग्राम विटामिन B12 अभिशोषित होता है। नेक्स्ट है, यकृत में विटामिन B12 की अच्छी मात्रा होती है। किसमें होती है, विटामिन B12 की अच्छी मात्रा यकृत में होती है। 2000 से 5000 माइक्रोग्राम की मात्रा यकृत में संग्रहित हो जाती है। इसका विसर्जन किसके माध्यम से होता है, तो विसर्जन मूत्र के माध्यम से होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। तो देखिए, विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर जिस व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी हो गई है तो उसे उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। आयरन फुल डाइट का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जिस भोज्य पदार्थ में आयरन की मात्रा अधिक है उन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए, परंतु मल्टीविटामिन की टैबलेट नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, आयरन फुल डाइट लेना चाहिए लेकिन मल्टीविटामिन की टैबलेट नहीं लेना चाहिए। विटामिन B12 के अवशोषण में कितना समय लगता है, लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। आगे देखते हैं, विटामिन B12 की कमी का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो मिथाइल मेलानिक टेस्ट, अम्ल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन B12 की कमी का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का यूज किया जाता है, तो कौन सा है, मिथाइल मेलानिक एसिड। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शाकाहारी लोगों में इसकी कमी होती है। देखिए क्योंकि जो व्यक्ति शाकाहारी होते हैं उनमें इसकी कमी प्रायः इसलिए देखी जाती है क्योंकि यह जो विटामिन है, विटामिन B12, यह मुख्यतः किस में पाया जाता है, यह मुख्यतः प्राणिज भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता है, इसलिए शाकाहारी व्यक्तियों में इसकी कमी देखी जाती है। चलिए यहाँ पे समाप्त होता है विटामिन B12। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।